जी, तो अब हम ये पहले ये देखेंगे कि ये जो इतना बड़ा सारा मॉलिक्यूल है, एक इवन यही मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जो है ये उन 46 क्रोमेटिन थ्रेड्स में से एक है। इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि ये 6 फीट, अब आप अगर 6 फीट को डिवाइड करेंगे 46 से, तो आपको कुछ ना कुछ इंचेस तो मिलेंगे ना। यानी हर जो क्रोमेटिन मॉलिक्यूल है, हर क्रोमेटिन मॉलिक्यूल, हर डीएनए मॉलिक्यूल की एक बड़ी स्पेसिफिक लेंथ है, और ये इतनी लेंथ के हैं कि अगर आप इनको स्ट्रेट अपने इस न्यूक्लियस में रखने की कोशिश करें, तो कोई भी डीएनए का मॉलिक्यूल स्ट्रेट फॉर्म में हमारे न्यूक्लियस में आ ही नहीं सकता। हमारे इन डीएनए मॉलिक्यूल्स की इतनी लेंथ होती है कि ये इम्पॉसिबल है कि ये न्यूक्लियस के अंदर फिट आ सके। तो फिर ऐसी क्या चीज है दैट फिट दीज डीएनए मॉलिक्यूल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज इवन हिडन फ्रॉम आवर नेकेड आई। ठीक है। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अगर आप यूट्यूब पे जाके प्रोसीजर्स देख रहे हैं, तो आप घर पे डीएनए निकाल सकते हैं। घर पे पोटैटो से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करके अपनी आंखों से देख सकते हैं कि डीएनए कैसा दिखता है। वो आपको व्हाइट कलर का थ्रेड मिलेगा। इसके लिए अगर आपने केमिकल्स लेने हैं, तो आप यूट्यूब पे देखिए कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं। पंसारी की दुकान से आपको आराम से वो केमिकल्स जो हैं वो मिल जाएंगे, और वो केमिकल्स जो उनके जरिए आप घर पे बैठे जो है वो डीएनए एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सो अब इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिस्टीरियस पैकिंग। इतने ह्यूज मॉलिक्यूल्स की मिस्टीरियस पैकिंग जो है वो लाजमन होगी, उसके बगैर है हो ही नहीं सकता कि ये मॉलिक्यूल्स हमारे न्यूक्लियस में फिट आ सकें। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमें ये डिटरमिन करना होगा कि डीएनए जो है उसकी नेचर क्या है। हम ये बात कल ही कर चुके हैं कि डीएनए की नेचर जो है वो एसिडिक है। अगर डीएनए की नेचर एसिडिक है, तो फिर इसके साथ हम जो भी चीज इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, या इसके साथ हम जो भी चीज अटैच करेंगे, इट शुड बी बेसिक। लेकिन एक बात और भी हमें ज़हन में रखनी है कि डीएनए के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। बेशक डीएनए है एसिडिक, एसिडिक का क्या मतलब है कि वो ये क्या रिलीज कर देता है, ये प्रोटॉन रिलीज कर देता है। प्रोटॉन रिलीज कर देता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हमने डीएनए को पैक करना है, गौर से सुन लीजिएगा, अगर हमने डीएनए को पैक करना है, तो हमें डीएनए को पैक करने के लिए जो चीज इसके साथ जोड़नी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई नेगेटिव चार्ज वाली चीज डीएनए के करीब लाएंगे, इट वुड रिपेल। और डीएनए के ऊपर जो चार्ज है वो ह्यूज है, ह्यूज चार्ज है। इट इज नॉट अ स्मॉल मॉलिक्यूल, इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इतने ह्यूज चार्ज के लिए आप कोई नेगेटिव चार्ज वाला कोई वेक्टर लेकर नहीं आ सकते। आप सबसे पहले डीएनए की पैकिंग के लिए आप क्या करते हैं, आप इसके लिए स्पेशल बेसिक प्रोटीन्स का बंदोबस्त करते हैं। ये वो बेसिक प्रोटीन्स हैं कि जिनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और इन प्रोटीन्स को आप कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये बेसिक प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स बेसिकली डीएनए को पैक करने के काम आती है। बेटा, हिस्टोन प्रोटीन जो है ये असल में प्रोटीन फैमिली है। ठीक है। ये प्रोटीन फैमिली है जिसकी बेसिक जो प्रोटीन्स हैं हम उन्हीं की बात करेंगे, पूरी फैमिली की बात नहीं करेंगे। जो प्रोटीन फैमिली है इसके अंदर 5 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं H1, उसके बाद H2A, फिर H2B, फिर H3, और फिर H4। ठीक है। इनमें से ये जो 4 प्रोटीन्स हैं ये बनाती हैं टेट्रामर, टेट्रामर ऑफ हिस्टोन। ये टेट्रामर ऑफ हिस्टोन बनाती हैं। कैसे, अब जरा सुनिएगा इनका टेट्रामर कैसे बनता है। बेटा, 4 प्रोटीन्स होती हैं। कुछ बुक्स में इसकी डायग्राम जो है वो इस तरह दी हुई, जैसे कैम्बल में इसकी डायग्राम जो है इनकी ऐसे दी हुई है, ये एक हिस्टोन की। लेकिन हम इसको अपनी मजीद आसानी के लिए ऐसे कर लेते हैं कि एक H2A फॉर एग्जाम्पल ये है, उसके बाद ये H2B है, ठीक है, ये H3 है, और ये H4 है, ये H4 है। ठीक है। ये चारों मिलकर एक सर्कुलर फॉर्मेशन करती हैं, और ये सर्कल फॉर्मेशन एक्चुअली 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल से मुराद क्या है कि ये एक्चुअली एक बॉल शेप में होता है। ठीक है। ये सिर्फ सामने से ही सर्कल आपको नजर नहीं आ रहा, ये एक सिक्के की तरह का सर्कल नहीं है, बल्कि ये एक टेनिस बॉल की तरह का सर्कल है। टेनिस बॉल की तरह का सर्कल होता है जो कि बनता है। और अब फर्दर क्या होता है कि इसकी बहुत अफिनिटी होती है डीएनए के लिए। डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो इस हिस्टोन टेट्रामर के इर्द गिर्द 2 दफा एक चक्कर काटता है, और उसके बाद फिर इसमें से निकल आता है। यानी डीएनए का जो डबल हेलिक्स है वो इसके इर्द गिर्द 2 दफा रैप होता है, और 2 दफा रैप हो जाने के बाद उसके बाद ये इसमें से बाहर निकल आता है। अब गौर कीजिएगा कि जब आपके पास फर्ज करें 6 फुट की एक रस्सी है, 6 फुट छोड़ दें, 1 फुट की एक रस्सी है,
वो 1 फुट की जो रस्सी है, आप चाहते हैं वो छोटी हो जाए, या 1 फुट का धागा है, आप चाहते हैं वो थोड़ी जगह पर पैक हो जाए। आप क्या कहते हैं, आप तस्बीह के दाने लेते हैं, उन तस्बीह के दानों के गिर्द उस धागे को लपेटना शुरू कर देते हैं। वो 1 फुट का था, आपने उस 1 फुट के धागे को जब तस्बीह के दानों के गिर्द लपेटना शुरू किया, तो उस धागे की जो लेंथ है वो यकदम रिड्यूस हो जाएगी। तो पहला तरीका डीएनए को पैक करने के लिए जो पहला तरीका है वो हिस्टोन प्रोटीन है। बल्कि आपको यहां पे इंफॉर्मेशन में एक और भी इजाफा कर दूं कि आपका जो डीएनए है उसमें इवन आपके डीएनए का ये जो डबल हेलिक्स है ये भी डीएनए की लेंथ को काफी शॉर्ट कर देता है। जरा एक दफा ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैं इसी को स्ट्रेट कर दूं, अगर मैं इसी को स्ट्रेट कर दूंगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये जो इसकी हेलिकल फॉर्मेशन है, इवन ये भी कंट्रीब्यूट कर रही है डीएनए के जो डीएनए है उसके साइज को शॉर्ट करने में। ये जो हेलिकल फॉर्मेशन है ये भी कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन ये इनफ नहीं है। इट इज नेवर इनफ, क्योंकि अगर ये इनफ होती तो डीएनए का डबल हीलिक्स ही सिर्फ होता और कोई ना होता। ठीक है, तो इसके बाद हम मजीद इसको किसके इर्द गिर्द जो है वो रैप कर देते हैं, हिस्टोन्स के गिर्द रैप कर देते हैं। तो हमें जो है वो डीएनए हिस्टोन के गिर्द इस तरह रैप हुआ हुआ मिलता है। फॉर एग्जांपल ये हिस्टोन है, मैं इस तरह से सर्कल बनाता हूँ, एक हिस्टोन ये सर्कल है, एक हिस्टोन ये सर्कल है, और मैं एक डीएनए का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, और ये इसके गिर्द इर्द गिर्द 2 दफा रैप होता है, उसके बाद फिर इसमें से निकलता है, फिर 2 दफा इसके इर्द गिर्द रैप होता है और फिर इसमें से निकलता है। तो ये डीएनए का कंप्लीट मॉलिक्यूल है, जिसके अगर आप रैप खत्म कर देंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि डीएनए के मॉलिक्यूल की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेंथ जो है इसकी ज्यादा हो जाएगी, तो आपको ये रैप खत्म नहीं करने। अब मसला ये है कि इट इज नॉट इनफ, क्योंकि अभी भी जो डीएनए का साइज है वो बहुत बड़ा है। अभी भी डीएनए का साइज कंप्लीट ऐसा डीएनए का साइज नहीं हुआ कि ये हमारे न्यूक्लियस में फिट आ सके। ऐसी सूरत में आपको क्या करना होगा, नाउ यू हैव टू पैक इट फर्दर, मजीद पैक करना है। ठीक है, मजीद पैकिंग के लिए अब आप क्या करेंगे, अब गौर कीजिएगा, ये वो पॉइंट है जो कि बहुत से बच्चों के इल्म में नहीं होता, और अगर समझाने की कोशिश भी की जाती है तो इसको सही तरीके से नहीं समझाया जाता। बेटा ये जो दो हिस्टोन डीएनए कॉम्प्लेक्स, जिसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन प्लस डीएनए कॉम्प्लेक्स को आप न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये जो दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान में डीएनए होता है इसको आप कहते हैं लिंकर डीएनए, इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। और एक और बात, अब जरा सुनिए, आपने क्या कहा, डीएनए और हिस्टोन के कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। ओके हो गया। अब आप क्या करते हैं, आप फर्ज कर लें कि आपके पास एक रस्सी है, उसको आपने बॉल के इर्द गिर्द लपेटा। जब तक आपने उसको ग्रैब किया हुआ था वो रस्सी उसके ऊपर अटैच हुई हुई थी, छोड़ेंगे तो क्या होगा, रस्सी उतर जाएगी। होगा कि नहीं होगा, रस्सी उसके ऊपर से उतर जानी। ठीक है, अगर आप बॉल के इर्द गिर्द 4 चक्कर देते हैं और उसके बाद उसको हाथ में पकड़े रखते हैं, रस्सी उसके ऊपर ही रहेगी जब तक आप हाथ से नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही आप हाथ से छोड़ेंगे रस्सी उतर जाएगी। इसका क्या मतलब है कि उस रस्सी को अटैच कर रखने के लिए आपको उसके ऊपर कोई ना कोई क्लिप लगाना पड़ेगा, या उसके ऊपर कोई ना कोई गिरा लगानी पड़ेगी। तो बेटा ये जो न्यूक्लियोसोम है इसका भी यही हिसाब किताब है। जब तक ये न्यूक्लियोसोम एक खास तरह की प्रोटीन के जरिए इसके ऊपर जो है वो इसको लॉक नहीं किया जाएगा, क्लिप नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये न्यूक्लियोसोम में ये टेंडेंसी है कि इसमें जो हिस्टोन है वो अलहदा हो जाए और जो डीएनए है वो अलहदा हो जाए। बेटा ये जो प्रोटीन है जो इसके ऊपर क्लिप का काम करती है, ये वो प्रोटीन है जो हम एक प्रोटीन पीछे छोड़ आए हैं, यानी H1। ये देखिए, ये है टेट्रामर, टेट्रामर ऑफ हिस्टोन, तो ये आखिरी रह गई थी। ये वो प्रोटीन है जो कि इसके ऊपर आगे कवर कर लेगी और न्यूक्लियोसोम को लॉक कर देगी। लेकिन हमने अभी क्या कहा था, दिस इज नॉट इनफ। ठीक है, अभी हमारी मजीद पैकिंग होना जो है डीएनए की बाकी है। बेटा याद रखिए कि जो H1 एंड लिंकर डीएनए, H1 and linker DNA has tendency to create hydrogen bonds. Tendency to create hydrogen bonds. यानी कि ये जो दोनों हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी मौजूद है। इसका क्या मतलब है, अब जरा गौर कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर H1 यानी ये और लिंकर डीएनए यानी ये अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं तो ये दोनों क्लोज आ सकते हैं। गौर कीजिएगा मैं यहां क्या करने लगा हूं, ये जो डीएनए है इट कैन मूव टूवर्ड्स द H1, यानी ये जो लिंकर डीएनए है ये किसकी तरफ मूव करेगा, H1 की तरफ मूव करेगा।
जब ये लिंकर डीएनए H1 की तरफ मूव करेगा तो ये जो लिंकर डीएनए है ये इस न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच है। इसका मतलब है जब ये लेफ्ट साइड पर मूव करेगा तो ये अपने साथ इस वाले न्यूक्लियोसोम को भी इस तरफ लेकर आएगा। तो अब देखिएगा सिचुएशन क्या होगी। अब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी बेटा, एक ये हिस्टोन प्रोटीन, दूसरी हिस्टोन प्रोटीन इधर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लिंकर डीएनए अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इस H1 की तरफ जाएगा तो उस ये वाला जो ये वाला जो डीएनए है, लिंकर डीएनए, ये अपने साथ जुड़े दूसरे न्यूक्लियोसोम को पहले न्यूक्लियोसोम के करीब ले आएगा। अब जो सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसे होगी, देखिए गौर कीजिएगा। ये डीएनए इसके अंदर ये इसके अंदर 2 दफा चक्कर खाएगा, उसके बाद 2 दफा इसके अंदर जो है वो रैप होगा, और उसके बाद अब क्या होगा, अब जब ये वाली हिस्टोन, ये वाला न्यूक्लियोसोम इस तरफ मूव करेगा तो इसके आगे जो न्यूक्लियोसोम होगा वो भी इस तरफ मूव करेगा। तो अब आप यहां पर देखिए अगली हिस्टोन ये है, ठीक है, अगली हिस्टोन ये है, ये इसके क्लोज आ जाएगी। तो अब ये देखिए, ये एक और पैकिंग है, यानी ये डीएनए के मॉलिक्यूल की एक और पैकिंग है कि जिसको जो है वो अब आप एक पैकिंग और आपने लगा दी है। यानी जो न्यूक्लियोसोम पहले एक दूसरे से अलहदा अलहदा थे, अब आपने वो सारे न्यूक्लियोसोम भी इकट्ठे कर दिए। और वो आपने न्यूक्लियोसोम कैसे इकट्ठे किए हैं? लिंकर डीएनए और H1 की अफिनिटी की वजह से जितने न्यूक्लियोसोम थे वो मजीद पैकिंग में हो गए हैं। इसका क्या मतलब है कि पहले जब आपने वो जो धागा था उसको आपने छोटे छोटे दानों के गिर्द, तस्बीह के दानों के गिर्द लपेटा था, ठीक है, अब वो आपने सारे दाने इकट्ठे कर दिए, अब वो और छोटा हो गया। आपको एक बात बताता हूं, जब हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, डीएनए जब हम निकालते हैं, डीएनए जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, प्रोटीएज एंजाइम। ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करता होगा? ये प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन्स को तोड़ता है। और किन प्रोटीन्स को तोड़ता है? बेसिकली जो न्यूक्लियोसोम की प्रोटीन है उनको तोड़ता है ताकि डीएनए आजाद हो। डीएनए जितना आजाद होगा आपको उतनी इजीली नेकेड आई से नजर आएगा। तो इट इज नेसेसरी कि जो डीएनए है उसको निकालते वक्त आप प्रोटीएज एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए बेटा, ये जो फॉर्मेशन है ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है, और मतलब ये मुस्तकिल जो है वो डीएनए ऐसे ही चल रहा होगा। ये जो फॉर्मेशन है डीएनए की, इसको आप क्या कहते हैं और कीजिएगा। ये जो फॉर्मेशन है डीएनए की, इसको आप एक नाम देते हैं, इसको आपने नाम देते हैं 10 नैनोमीटर थ्रेड। ये 10 नैनोमीटर का थ्रेड है, यानी इसकी जो विड्थ होती है बेसिकली जो माइक्रोस्कोप के नीचे मेजर की जाती है वो 10 नैनोमीटर की विड्थ होती है। तो ये 10 नैनोमीटर की एक विड्थ जो है ये मौजूद है, बट इट स्टिल इज नॉट इनफ। अभी भी ये काफी नहीं है। यानी जो डीएनए के 10 नैनोमीटर की जो पैकिंग बनी है, 10 नैनोमीटर का जो थ्रेड बना है, वो अब भी काफी नहीं है। सो व्हाट वी विल हैव टू डू, इतना क्या कर लें, ऐसा क्या कर लें कि डीएनए जो है वो और भी पैक हो जाए। तो अब आप क्या करते हैं, अब आप इसको फर्दर फोल्ड करते हैं। कैसे? ये जो आपके पास 10 नैनोमीटर का थ्रेड आ रहा है, आप इस 10 नैनोमीटर को पहले ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर आप इस 10 नैनोमीटर को दोबारा ऐसे फोल्ड करते हैं, यानी टोटल इसको कितने नैनोमीटर की सोलिनॉइड बना देते हैं? 30 नैनोमीटर की सोलिनॉइड बना देते हैं। और कीजिएगा 30 नैनोमीटर ये कैसे बनेगी? फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये हो गए। अब उसके बाद ये जो डीएनए है ये अपने ही ऊपर टर्न लेगा, ठीक है। जब ये अपने ऊपर टर्न लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्दर इसको फोल्ड कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल जो सोलिनॉइड बनेगा ये 30 नैनोमीटर का सोलिनॉइड होगा। यानी आपका जो भी क्रोमेटिन थ्रेड होता है वो क्रोमेटिन थ्रेड किस फेज में, गौर कीजिएगा, किस फेज में? इंटरफेज में, सिर्फ इंटरफेज में। याद रखिए इससे अभी क्रोमोसोम नहीं बना। क्रोमोसोम बनाने के लिए आपको इसकी फर्दर पैकिंग करनी होगी। आप अभी क्रोमोसोम नहीं बना रहे। ये वो सिचुएशन है जिसमें आपका डीएनए उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा होता है जिस वक्त अभी वो प्रोफेज में नहीं होता। प्रोफेज में जाने से पहले इसकी एक्सट्रीम पैकिंग होती है और आप इसका क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम बना देते हैं। अभी ये डीएनए उस वक्त है जब आपका इंटरफेज चल रहा है, यानी अभी क्रोमोसोम बना ही नहीं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने
इस 30 नैनोमीटर सोलेनॉइड को बनाकर असल में क्या किया है, असल में आपने 30 नैनोमीटर सोलेनॉइड को बना के डीएनए को न्यूक्लियस में रखने का एहतमाम किया। आज क्या हो रहा है, फरीहा भी गई, हुदा भी गई जी। आपने इस 30 नैनोमीटर की सोलेनॉइड बना के 30 नैनोमीटर की पैकिंग बना के बेसिकली फिलहाल इस डीएनए को न्यूक्लियस में रखने का एहतमाम किया। न्यूक्लियस में रखने का जब आपने एहतमाम कर लिया तो अब आइए अगला सवाल पैदा होता है कि डू वी हैव होल डीएनए इन दिस पैकिंग, डीएनए इन दिस पैकिंग, क्या हमारे पास पूरा डीएनए इस पैकिंग में होता है? यानी कि भाई फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं, सर्दियां जा रही हैं, ठीक है, सर्दियां जा रही हैं, आप कहते हैं जी वो बड़ी गर्मी लगती है, दिन के वक्त बड़ी धूप होती है, तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो सर्दियों के कपड़े जो है वो पैक करते हैं और अंदर रख देते हैं और जो है वो थोड़े से हल्के कपड़े निकाल लेते हैं। पता ही लगता है एक दिन बारिश हुई और टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हुआ, 15 या 10 डिग्री पे आ गया। अब आप बैठे ठिठर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे बड़े ही खराब मूड के साथ, ये क्या यार सर्दी फिर से वापस आ गई, दोबारा जाएंगे, अलमारी खोलेंगे, उसमें से कपड़े निकालेंगे, दोबारा से जो है वो कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगे आपको क्योंकि तहे लग चुकी हैं, और उसके बाद फिर आकर आप वो कपड़े पहनेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने सारा डीएनए पैक कर दिया और आपको पता है कि डीएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, अगर आपने सारा डीएनए पैक कर दिया तो क्या होगा, तो ये होगा कि जब भी आपने प्रोटीन बनानी होगी ना, पहले आप उसकी 30 नैनोमीटर की सोलेनॉइड को 20 में करेंगे, फिर 20 को 10 में करेंगे, फिर 10 को सिंगल करेंगे, उसके बाद उसमें से हिस्टोन उतारेंगे, फिर डीएनए को ओपन करेंगे, ओपन करके प्रोटीन बनाएंगे, इतनी देर में बंदा फड़क जाएगा। इतनी देर में जिस बंदे के अंदर ये प्रोसेस होगा वो फड़क जाएगा। फर्ज कर लें इंसुलिन चाहिए या कोई ऐसी प्रोटीन चाहिए जो इमीडिएटली जिसकी जरूरत है, ठीक है, या पेप्टाइड्स चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, इमीडिएटली जरूरत है। अब क्या करें, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप डीएनए को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कौन से दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, आप अपने न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो जो कि पैक्ड होता है, यानी जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता किसी पर्टिकुलर सेल में, उसको आप कहते हैं अनएक्सप्रेसिबल डीएनए। अनएक्सप्रेसिबल मतलब ये कि किसी एक पर्टिकुलर सेल में, ठीक है, पर्टिकुलर सेल में डीएनए के दो हिस्से होते हैं। एक वो होता है जिसको किसी एक पर्टिकुलर सेल में एक्सप्रेस नहीं किया जाता, और दूसरा वो होता है जो अनपैक्ड होता है और उसको किसी एक पर्टिकुलर सेल में जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। इन दोनों को क्या टेक्निकल नेम देते हैं आप? बेटा ये वाला जो क्रोमेटिन है ये हेट्रोक्रोमेटिन है, यानी वो क्रोमेटिन जिसको आपने किसी पर्टिकुलर सेल में आपने प्रोटीन नहीं बनानी। आप कहते हैं भाई मैंने हर सेल के अंदर जो है वो पेप्सिन नहीं बनाना, मैंने बड़े ही स्पेसिफिक सेल्स में पेप्सिन बनाना है, तो बाकी जितने सेल्स होंगे उसमें मेरा जो पेप्सिन का जीन होगा वो तय करके पड़ा होगा, मुझे नहीं ऑन करना वो। इसी तरीके से जब मुझे इंसुलिन किसी और सेल में नहीं बनानी, मुझे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स में इंसुलिन का जीन ऑन करना है, तो बाकी तमाम सेल्स में इंसुलिन का जीन तय रख के पड़ा होगा। ऐसे डीएनए को आप क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। ऐसे डीएनए को आप हेट्रोक्रोमेटिन का नाम देते हैं। अब हेट्रोक्रोमेटिन कई तरह का होता है, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले ऐसा ऐसा क्रोमेटिन भी आ जाता है जो मिथाइलेटेड होता है। मिथाइलेटेड वो होता है जो तहों में तो नहीं लगा होता लेकिन एक्सप्रेस भी नहीं होता। यानी मिथाइलेशन मैंने आपको बताया, वो मिथाइलेशन से क्या होता है, मिथाइलेशन जब आप कर देते हैं डीएनए की तो वो पर्टिकुलर जीन जिसकी मिथाइलेशन होती है वो एक्सप्रेसिबल नहीं रहता, ठीक है, लेकिन वो तहें भी नहीं लगती उसकी, तो वो भी एक्सप्रेसिबल नहीं होता, उसको भी आप किसी हद तक हेट्रोक्रोमेटिन में शामिल कर लेते हैं। दूसरे वो जो कि एज के साथ साथ या पर्टिकुलर सेल्स में जो है वो ऑफ होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सेल्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके तमाम सेल्स में हेट्रोक्रोमेटिन सेम है? नहीं, तमाम सेल्स में हेट्रोक्रोमेटिन सेम नहीं है, तमाम सेल्स में हेट्रोक्रोमेटिन डिफरेंट है इन अकॉर्डेंस विद द फंक्शन। अगर हेट्रोक्रोमेटिन किसी एक सेल में एक्सप्रेस हो रहा है
सॉरी, एक जीन किसी एक सेल में एक्सप्रेस हो रहा है तो वो यूक्रोमेटिन का हिस्सा है, लेकिन अगर वो दूसरे सेल में एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो वो हेट्रोक्रोमेटिन का हिस्सा काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद हेट्रोक्रोमेटिन का एक और पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं रूडिमेंट्री जीन। रूडिमेंट्री जीन्स कौन से होते हैं? ये वो जीन्स हैं बेटा बेसिकली जो असल में क्या कहते हैं, ये वो जीन्स है जो एंसेस्ट्रल होते हैं, यानी ये कभी भी दोबारा से वो नहीं होने वाले, ऑन नहीं होने वाले। ठीक है, इनको बकायदा जो है वो ऑफ इसी मकसद के लिए रखा जाता है। ये रूडिमेंट्री हैं, यानी मौजूद तो हैं लेकिन इनका फंक्शन कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ जीन्स होते हैं जिनको आप टेंडम रिपीट्स कहते हैं। टेंडम रिपीट, टेंडम रिपीट्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये स्पेशल साइट्स पर होते हैं। हाँ भाई, ये आपका इम्तिहान है, टेंडम रिपीट्स किस साइट पर होते हैं? हुन बोलो, टेंडम रिपीट्स किस जगह होते हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सैटेलाइट डीएनए। लेकिन ये किस जगह होता है? अब पहुंच जाना चाहिए उसका। आप ये नहीं कह सकते कि ये दरमियान में होती है, लेकिन ये वो जगह है जहां सेंट्रोमियर बनना होता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स की शेप डिफरेंट होती है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में तो ये ऑलमोस्ट दरमियान में होगा सैटेलाइट डीएनए, लेकिन एक्रोसेंट्रिक में ये डीएनए बहुत, ये वाला डीएनए बहुत ऊपर जाकर होता है। ठीक है, तो जी, जहां पर सेंट्रोमियर ने बनना होता है वहां पर ये रैंडम रिपीट्स होते हैं। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन की ये कम से कम भी 4 टाइप्स होती हैं। यूक्रोमेटिन सिर्फ वो है जिसने एक्सप्रेस होना होता है। ठीक है, तो अब ये जो यूक्रोमेटिन है, इसका मतलब ये है कि आप सारा डीएनए कभी भी पैक करके नहीं रखते, बल्कि यू हैव टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ डीएनए एक्सप्रेसेबल, एक्सेसिबल, सो दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये जो है वो न्यूक्लियोसोम, ये देखिए, ये इन्होंने H1 का बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इस जगह पर इन्होंने बताया हुआ कि स्टोन लीव द डीएनए ओनली ब्रीफली ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ जी, सिर्फ स्टोन तब डीएनए को लीव करती हैं जब रेप्लिकेशन होनी होती है। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पर 30 नैनोमीटर फाइबर, द फिफ्थ स्टोन H1 is involved. These interaction caused the extended 10 nanometer fiber to coil or fold, forming a chromatin fiber roughly 30 nanometer. ये देखिए 30 नैनोमीटर की है और ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, मतलब हर तरफ से अपने ऊपर फोल्ड हुई होगी। उसके बाद 300 नैनोमीटर का फाइबर बनेगा जिसमें ये तमाम की तमाम मजीद क्वाइल होंगी। ठीक है, यानी कि जो हमने ये बनाई है ना, ये वाली, ये जो बनाई है, अब ये इस फॉर्म में आएगी ऐसे, ये इस फॉर्म में आएंगी, और ये फॉर्म जो है, ये चीज ये इस फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी, यानी आपको यहां पर छोटे छोटे बीड नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? 300 नैनोमीटर। और जब आप इसको मजीद इन सब को कंबाइन कर देंगे तो तब जाके कहीं क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, तब जाकर कहीं जो है वो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होगी, और क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड, आपके इल्म में यहाँ इजाफा भी हो जाएगा, 700 नैनोमीटर का एक क्रोमेटिन होता है। यानी 700 नैनोमीटर में ऑलमोस्ट कह लीजिए कि मोर देन ट्वाइस लूप जो हैं वो अटैच होते हैं। ये लूप है ना, ये वाला, ये लूप है। ठीक है, तो मोर देन ट्वाइस, एक लूप जो है वो 300 नैनोमीटर का है। ये एक लूप 300 नैनोमीटर का है, तो 300 ये और क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन थ्रेड, ये जो क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड, ये 700 नैनोमीटर का है। तो 300 प्लस 300 प्लस 100, तो ये इनकी जो हाइट बनती है वो ऑलमोस्ट डबल देन दिस लूप डोमेन। ठीक है, तो उसके बाद जाकर जो है इसकी क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर गालबन वो जो रूडिमेंट्री जीन्स का मैंने आपसे जिक्र किया है उसका जिक्र भी यहाँ मौजूद है, हेट्रोक्रोमेटिन। ये अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। Even during interphase, the centromeres and telomeres of chromosome as well as other chromosomal regions in some cells exist in highly condensed states similar to that seen in metaphase chromosome. This type of interphase chromatin visible as irregular clumps with a light microscope is called heterochromatin. ठीक है, और उसके बाद यूक्रोमेटिन लेस डेंस फॉर्म, लेस डेंस होती है। ठीक है, heterochromatic DNA is largely inaccessible to the machinery in the cell responsible for transcribing the genetic information. ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंजाइम इसको जो है वो अप्रोच नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं अप्रोच कर सकेंगे? क्योंकि ये पैक्ड होगा।
उसके बाद जो है वो इन कंट्रास्ट द लूजर पैकिंग ऑफ यूक्रोमेटिन ब्ला 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 द क्रोमोसोम इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर। और उसके बाद क्या है इसमें, बस ले ली, क्रोमोसोम यहाँ कंप्लीट हो जाता है गालिबन इधर, या शायद जो आपका 11th एडिशन है ना उसमें यहाँ पर वो कहता है कि कैरियोटाइप के बारे में आपको बता चुका हूँ कि रूडिमेंट्री जीन्स मौजूद होते हैं। सुपर कॉइल, ये सुपर कॉइल आ गया जी। जी बेटा, कोई सवाल आपका अगर है क्रोमोसोम की फॉर्मेशन के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली क्रोमोसोम की फॉर्मेशन शायद इससे पहले आपको इतनी क्लियर ना हो। जी बेटा। ओ हाँ, मुझे जीनोमिक इम्प्रिंटिंग भूल ही गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको आप हेट्रोक्रोमेटिन में ही काउंट करते हैं, वो एक अनएक्सप्रेसिबल हैं, उस पे वो मिथाइलेटेड होते हैं ना सारे, तो उनको आप अनएक्सप्रेसिबल होने की वजह से हेट्रोक्रोमेटिन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उस तक मशीनरी की जो हमारी जो एक्सप्रेशन की मशीनरी है उसकी एक्सेस नहीं होती। जी जी, जरूर जरूर। हम्म। नहीं, आपकी आवाज बीच में से कट गई, एट ए टाइम डिफरेंट सेल्स में मतलब? जी थी, बिल्कुल ठीक है। मतलब दोनों ही ऑफ हो जाए? ऐसा बेटा तभी हो सकता है जब कोई केमिकल ऐसा आ जाए, वरना नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेचुरली बॉडी हरगिज हरगिज ये नहीं होने देती। लेकिन ये है कि अगर कोई केमिकल आप ऐड कर दें, और या फिर कोई एक चीज होती है टेराटोजिन, अगर आपको याद हो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में टेराटोजिन की एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, टेराटोजिन उसको कहते हैं जो डेवलपमेंट के दौरान कोई भी ऐसा केमिकल आए एक्सटर्नली जो आकर डेवलपमेंट में हिंड्रेंस पैदा कर दे, डेवलपमेंट में डिस्टर्बेंस पैदा कर दे, तो उसको आप टेराटोजिन कहते हैं। तो अगर कोई टेराटोजिन आके ऐसा कर दे तो वो एक अलग चीज है, ये बॉडी नहीं ये काम होने देती। कम अज कम वो अगर कुछ हिस्सा म्यूटेट हो जाए तो हो जाए, लेकिन दोनों इकट्ठे एक न्यूक्लियस में बार बॉडी नहीं हो सकते। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी जी, वो न्यूक्लियसिस, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। न्यूक्लियसिस की जो साइट्स होती है ना वो बड़ी पर्टिकुलर होती है। ठीक है, आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने जो है, वैसे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस सेमेस्टर में नहीं सही, अगले सेमेस्टर में सही, लेकिन आपने पिछले किसी सेमेस्टर में ये लाजमी पढ़ा होगा कि कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जिन पे ये जो आपके एंडो न्यूक्लियसिस और एक्सो न्यूक्लियसिस जो हैं वो एक्ट करते हैं, जिसको आप पैलिंड्रोम्स भी कहते हैं समटाइम्स। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो उनकी जो बाइंडिंग साइट होती है ना न्यूक्लियस की, वो बड़ी ही पर्टिकुलर होती है। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि जो आपका जो लिंकर डीएनए है ना, अगर आपने जीन निकालना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उससे पहले आपको अपने डीएनए को हिस्टोन से आजाद करना होगा। समझ आ रही मेरी बात? इसका मतलब है कि जब आपने हिस्टोन से आजाद कर दिया तो अब तो लिंकर डीएनए रहा ही नहीं। आप बगैर डीएनए को, बगैर हिस्टोन से आजाद करवाए अपना जीन उससे निकाल नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि आपने पहले प्रोटीएज देना है ताकि वो हिस्टोन से डीएनए को आजाद करवा दे। जब आप पहले प्रोटीएज दे देंगे तो इसका मतलब है अब तो लिंकर डीएनए रहा ही नहीं। अब आप एंडोन्यूक्लियस देंगे जो कि बड़े स्पेसिफिक जगह पर जाकर एक्ट करेगा। तो जो एंडोन्यूक्लियस है वो हमारी बॉडी में नेचुरली जाकर एक्ट कर ही नहीं सकता। हाँ, वो उन पे जाकर एक्ट कर सकता है जो यू क्रोमेटिन वाले होते हैं, उन पे जाकर एक्ट कर सकता है। हेट्रोक्रोमेटिन या जो जीन ऑफ पड़े हुए हैं उन पे जाकर एक्ट करना वो एंडोन्यूक्लियस के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब एंजाइम के लिए बाइंडिंग साइट ओपन होगी तो ही वो जाएगा ना उसके ऊपर। तो अगर आपकी बाइंडिंग साइट ही 30 नैनोमीटर सोलिनॉइड के अंदर पैक है, 30 नैनोमीटर की सोलिनॉइड में अगर बाइंडिंग साइट पैक है, तो न्यूक्लियस के जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो ओपन है यूक्रोमेटिन का हिस्सा है जीन,
उसमें लिंकर डीएनए का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो लिहाजा अगर आपने न्यूक्लियस अप्लाई करना है देन यू हैव टू फ्री द डीएनए फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ स्टोन्स। दूसरी बात सुनिए, न्यूक्लियस आमतौर पर उस डीएनए पर एक्ट करता है जो ऑलरेडी ओपन हो, जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, ठीक है, उसके ऊपर एक्ट करता है। लेकिन हमें अगर एक्शन करवाना है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अलहदा करवाने के लिए, तो फिर हमें अपने डीएनए को उसी सिचुएशन में लाना होगा जिसमें वायरस का और बैक्टीरिया का डीएनए होता है, और वो कौन सा होता है? बगैर हिस्टोन। उसी कंडीशन में ला के ऊपर उसके उसके ऊपर एक्ट करना होगा। तो पहले हमें उसको आजाद करवाना होगा। हाँ, उसमें अच्छा नहीं, मुझे वैसे ये नहीं पता कि हिस्टोन जैसे है ना, आपने कहा कि हिस्टोन को पढ़ना है, हमने हमने डीएनए को और हिस्टोन को अलहदा करके हमने डीएनए नहीं सिलेक्ट करना, बल्कि हमें हिस्टोन चाहिए। तो उसके लिए तो पर्टिकुलरली आपको जो है वो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर यूज करना होगा जो H1 को रिमूव कर दे न्यूक्लियोसोम पे से, सिर्फ H1 को रिमूव कर दे, मजीद आपको जरूरत ही नहीं। H1 को रिमूव कर देंगे तो आपको ऑलमोस्ट हिस्टोन मिल ही जाएगी, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए आपको डीएनए तोड़ना पड़ेगा, लेकिन जाहिर है अगर आपको डीएनए तोड़ना पड़ेगा देन यू हैव टू यूज द न्यूक्लियस ऑब्वियसली। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट मेरे ज़हन में नहीं है, मैंने उस तरह पढ़ा नहीं हुआ ये, तो कि अगर आपने हिस्टोन को अलहदा करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। क्या आप एक्सप्लेन करें, बताएं जरूर। हम्म। हाँ हाँ ठीक है। हम्म नहीं, ये फॉर नॉट इन माय नॉलेज कि हिस्टोन को कैसे करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो बस ये जो है वो फिर आप इसको इस तरीके से जो है वो करते हैं, और उसके बाद जो है वो चाहे आपने डीएनए सेपरेट करना है, चाहे आपने हिस्टोन सेपरेट करनी है, उसको इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। दोनों दोनों बातें आपके साथ शेयर हो गई। तो ये तरीका है कि जिसमें आपने इन दोनों को स्टडी करना होता है। तो दिस इज क्रोमोसोम फॉर्मेशन। और अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने डीएनए की रेप्लिकेशन करनी है देन यू हैव टू रिलीज ऑल द हिस्टोन्स, यू हैव टू रिलीज ऑल टाइप्स ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। और उसके बाद जाकर आप जो है वो डीएनए को क्या करते हैं, आप उसके बाद जाकर डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन करने के टाइम पे सबसे पहली बात यह है कि आपको इस बात को यकीनी बनाना होता है यू हैव रिमूव्ड ऑल स्टोन, जो कि मैंने अभी बात की, ठीक है। उसके बाद आपको डीएनए की रेप्लिकेशन यानी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के लिए चंद एक पॉइंट्स अपने ज़हन में, मैंने कल भी ये बात बताई थी कि किसी भी क्रोमोसोम को जब आप डुप्लीकेट करते हैं तो उसके एक जगह से उसको आप डुप्लीकेट नहीं करते, बल्कि क्रोमेटिन थ्रेड को मल्टीपल प्लेसेस से आप डुप्लीकेट करते हैं, और उसके बाद वो सारे के सारे आपस में मिल जाते हैं, सारे के सारे आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पर्पस होता है वो ये होता है किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से आपने डीएनए को ओपन करना होता है, किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से, वो पॉइंट जो कि बाइंडिंग साइट है किसकी, डीएनए को अनजिप करने वाले एंजाइम की। बेटा डीएनए को अनजिप करने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है हेलिकेज, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसको जो ओपन किया जाता है दैट इज नोन एज हेलिकेज, और ये जो हेलिकेज है ये डीएनए को ओपन करता है। लेकिन डीएनए को ओपन करने के साथ ही एक बात आपके जो है वो हिस्से में होना चाहिए, एक बात आपके जो है वो जहन में होना चाहिए कि 1 सेकंड के 1 सेकंड के ट्रिलियंथ हिस्से में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दोबारा बन सकता है। और आपको ये पता है कि दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको अगर हेलिकेज तोड़ भी देगा
तब भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो दोबारा से बन सकते हैं। ऐसी सूरत में आपको इस स्ट्रैंड के ऊपर स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन लगानी होगी ताकि ये दोबारा ना जुड़ सके। और ये क्या कहलाती हैं प्रोटीन्स? ये कहलाती हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, एसएसबीपीज जो हैं ये कहलाती हैं। और ये एसएसबीपीज जो हैं ये बेसिकली नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से रोक देती हैं, नए हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आता है। एक प्रॉब्लम ये आता है कि जब हेलिकेज इस डीएनए को ओपन कर रहा होता है तो ये जो हेलिकेज है इसमें एक टाइम ऐसा आता है कि ये काफी ज्यादा डीएनए इस जगह जमा हो जाता है। ये ऐसा ही है कि जैसे आप रस्सी के दोनों सिरों को पकड़ के ऐसे खींचते हैं। जब आप रस्सी के दोनों सिरों को पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो वो रस्सी दरमियान में से गड़मड़ गड़मड़ हो जाएगी, बिल्कुल ही आपस में रस्सी जो है वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और मजीद ओपनिंग जो है उसकी वो पॉसिबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, आप एक एंजाइम लेते हैं जो कि इस जगह पर जो हेलिकेज की वजह से क्या हुई हुई है, एक तरह से आप कह लीजिए कि जो टॉर्शन, इसको आप टॉर्शन कहते हैं कि इसके डीएनए के ओपन होने की वजह से जो सारा स्ट्रैंड यहां पर इकट्ठा हो रहा है, इस फिनोमिना को आप कहते हैं टॉर्शन। इस टॉर्शन को रिमूव करने के लिए आप एक जो है वो एंजाइम लेकर आते हैं जो डीएनए की टोपोलॉजी को चेंज करता है। टोपोलॉजी बेसिकली फिजिकल स्ट्रक्चर को कहते हैं। इसको आप कहते हैं इसको आप कहते हैं टोपोआइसोमेरेज या डीएनए जायरेज। ये डीएनए की टोपोलॉजी को चेंज कर देगा। टोपोलॉजी का मतलब है कि उसका जो स्ट्रक्चर के अंदर जो टॉर्शन आ रही है, जो उसके स्ट्रक्चर के अंदर एक यू कह लीजिए कि एक फोल्डिंग आ रही है, हेलिकेज के ओपन करने की वजह से स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग आ रही है उसको क्या किया जाएगा, उसको डीएनए टोपोआइसोमरेज जो है वो आकर ब्रेक कर देगा। तो इसको जब आप ब्रेक करके सेटल करेगा तो डीएनए का जो बाकी डीएनए है वो इस तरह अपीयर होना शुरू हो जाएगा। यानी आप इसको यूं कह लीजिए कि जो टॉर्शन का इम्कान है डीएनए के अंदर ओपन होने के दौरान, जिस टॉर्शन का इम्कान है उस टॉर्शन के इम्कान को खत्म करने के लिए आपको टोपोआइसोमरेज का एंजाइम यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज का एंजाइम जब आप यूज करते हैं तो वो जो टॉर्शन होती है वो ओपन हो जाती है और जो डीएनए है वो इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। ठीक है, यानी ये जो इकट्ठा हो गया डीएनए एक जगह पे, इसको आप कहते हैं गांठी सी बन जाना। छोटा सा एक वो जस्ट लाइक बीड, एक बीड सी बन जाना। जब आप रस्सी को इकट्ठा करके खोलते हैं तो एक जगह आके रस्सी को मजीद खोलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? रस्सी के अंदर, हाँ जो प्रॉपर वर्ड है, गुंजल पड़ जाते हैं। रस्सी के अंदर एक सारी गिरहें सी लग जाती हैं। तो वो जो गिरहें लग रही हैं उस रस्सी को खोलने में, उन गिरहों को खत्म करने के लिए एक एंजाइम आता है जो बकायदा कैंची की तरह से दरमियान में से एक स्ट्रैंड को डिटैच करके सही जगह अटैच करता है और वो जो गिरहें लगी हुई होती हैं, जो गुंजल पड़े हुए होते हैं, वो सारे के सारे डिटैच हो जाते हैं और डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो टोपोआइसोमरेज के बाद इस तरह अपीयर होना शुरू हो जाता है ऐसे। यानी कि उसके बाद जो उसके अंदर गिरहें आ रही थी, जो उसके अंदर टॉर्शन आ रही थी, वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है और अब उसके ऊपर जो है आसानी से वर्किंग हो सकती है। ये कहां पर होता है बेटा? जब तक हेलिकेज अपना काम करता रहेगा, टोपोआइसोमरेज साथ साथ रहेगा। टोपोआइसोमरेज ने हर जगह इस बात का ध्यान रखना है कि जो सुपर कॉइलिंग हो रही है या जो टॉर्शन आ रही है उसको रिमूव किया जाए, तो वो हर जगह पर साथ रहेगा। अब देखिए, ये तो हो गया, आपने जो है वो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी लगा दी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी लगा दी। अब आइए अगली बात के ऊपर, जब आपने रेप्लिकेशन करवानी है देन आपके पास जो एंजाइम है जिसने मोनोमर्स को किस में चेंज करना है, कल भी बात हुई थी, जिसने मोनोमर्स को चेंज करना है पॉलीमर्स में, वो एंजाइम क्या कहलाता है बेटा? वो एंजाइम कहलाता है पॉलीमरेज। ठीक है, और इस पॉलीमरेज के एक नखरा है। ठीक है, नई नवेली दुल्हन के जैसे नखरे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस पॉलीमरेज का जो है वो एक अदर नखरा है और वो ये है कि मैंने सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड नहीं होना। अब आपका क्या मसला है? हमारा मसला ये है कि हम स्ट्रैंड्स ओपन कर चुके हैं। स्ट्रैंड्स ओपन करके हम दोनों स्ट्रैंड्स को सिंगल बना चुके हैं और ये हमारी मजबूरी है। दोनों स्ट्रैंड्स ओपन करेंगे तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होगी ना। और उधर से जो मोहतरम आए हैं वो कह रहे हैं कि मैंने सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड ही नहीं होना, यानी उस एंजाइम की बाइंडिंग साइट की ये रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
कि हम जो आमतौर पे बात करते हैं ना कि एंजाइम की बाइंडिंग साइट जो है वो मैटर करती है, जब तक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पर अटैच नहीं होगा कैटालिसिस नहीं होगी। तो यहीं से अंदाजा कर लीजिए कि डीएनए पॉलीमरेज जो है, जब तक उसको डबल स्ट्रैंड नहीं मिलेगा तब तक वो पॉलीमरेज अटैच नहीं होगा। सिंगल स्ट्रैंड पे उसने शुरू नहीं करनी, जो मर्जी कर लो, ठीक है, ये नखरा है, ठीक है। अब ऐसी सूरत में क्या होगा? अब ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आप डीएनए पॉलीमरेज को एक अदद लॉलीपॉप देंगे। लॉलीपॉप क्या, उसको यहां 20 को न्यूक्लियोटाइड्स का एक आरएनए स्ट्रैंड बना देंगे, डीएनए नहीं, आरएनए स्ट्रैंड बना देंगे। 20 को न्यूक्लियोटाइड्स का आरएनए स्ट्रैंड बना देंगे। जब आप उसको 20 न्यूक्लियोटाइड्स का एक आरएनए स्ट्रैंड बना देंगे ना, तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे छोटा सा बच्चा रो रहा होता है और आप उसको टॉफी दिखाते हैं और वो खुश हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आएगा और फटाफट आकर जो है वो इसके ऊपर आकर अटैच, फॉर एग्जांपल ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा कि लो जी मुझे तो डबल स्ट्रैंड मिल गया, ठीक है। अब जब ये एक दफा आकर अटैच हो जाएगा तो अब उसके बाद फिर ये आगे को मूव करेगा। जैसे ही उसके बाद जब ये सिंगल स्ट्रैंड पर पहुंचेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां तक तो डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा इस जगह तक, उसके बाद जब ये सिंगल स्ट्रैंड पर पहुंचेगा तो ये अपनी सहूलत के लिए सिंगल स्ट्रैंड को भी क्या करना शुरू कर देगा, डबल करना शुरू कर देगा। और जब ये सिंगल स्ट्रैंड को डबल करना शुरू कर देगा तो हम तो चाहते ही यही थे, हम तो चाहते ही यही थे कि भाई हमें सिंगल स्ट्रैंड डबल करके दो। नखरे उसके थे, हमने उसको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया, लो बेटा ये ले लो और जाओ अपना काम करो, उसने हमारा काम कर दिया, ठीक है। तो ये जरूरत है प्राइमर की, और प्राइमर एक एंजाइम के जरिए जनरेट होता है जिस एंजाइम को आप प्राइमेज कहते हैं। और प्राइमर की डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जी मुझे बताइएगा कि प्राइमर की डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है? एक बात याद रखिए कि जब भी आपसे यह कहा जाता है कि आपके पास फलां डिजीज के लिए किट नहीं है, किट, तो उसके अंदर कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो नहीं होते आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर बात करता हूं पीसीआर की, पीसीआर में एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन चाहिए होता है, वो आपके पास है, ठीक है, फर्ज कर लिया सॉल्यूशन चाहिए आपको। पीसीआर में आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं, वो भी आपके पास है, ठीक हो गया। फिर पीसीआर में आपको डीएनटीपीज चाहिए, डीएनटीपीज वो भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। पीसीआर में आपको जनाब पॉलीमरेज चाहिए, वो भी आपके पास मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन होनी है स्टार्ट, तो वो किसके जरिए होनी है? वो होनी ही प्राइमर के जरिए। अब अगर आपको आपके पास प्राइमर नहीं है तो ये जो किट है ये इनकम्प्लीट है, दिस इज अ किट। और हमें जो प्रॉब्लम थी बेसिकली कोरोना के टेस्ट में, जो पहला प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा था वो क्या था? वो ये था कि हमारे पास किट का प्राइमर ही नहीं था, बाकी सब कुछ हमारे पास मौजूद है, प्राइमर्स ही नहीं। और प्राइमर्स कब मिलते हैं? तो गैस करेगा कि प्राइमर कब मिल सकता है? जब आप एक दफा डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लेंगे ना, सीक्वेंसिंग करने के बाद आपको वायरस का जो वाहिद एक डीएनए का क्रोमेटिन थ्रेड है, आपको जब उसके सीक्वेंस का पता होगा और आपको यह पता होगा कि डीएनए का क्रोमेटिन थ्रेड कहां से शुरू हो रहा है, तो आप प्राइमर बना सकते हैं। लिहाजा एक तो शुरू में आप प्राइमर जल्दी नहीं बना सके, आप तो बना ही नहीं सके ना, सच्ची बात ही है, हम और आप तो बना ही नहीं सके, यानी पाकिस्तान तो बना ही नहीं सका। लेकिन प्राइमर आने में देर भी इसी वजह से हुई कि शुरू में आपको सीक्वेंसिंग करनी पड़ी। सीक्वेंसिंग वैसे पुराने जमानों के लिहाज से ऐसे हो जाती है, पता है आपको? पहले आपको सीक्वेंसिंग में, इवन वायरस की सीक्वेंसिंग में 1 दिन लगता था, अब जो टेक्निक है उसमें आपको 1 घंटा लगता है, बल्कि वायरस की सीक्वेंसिंग में आपको 40 मिनट लगते हैं टोटल। कंफर्म सीक्वेंस जो है वो कुछ दिन बाद आया था, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस डिजीजेस इस दफा वैक्सीन भी बहुत जल्दी बनी और प्राइमर तो खैर बहुत ही जल्दी आ गया। तो वो ये वही प्राइमर है जो बेसिकली आपको चाहिए था, जिसके लिए आपने मुख्तलिफ ममालिक से मदद मांगी थी, ये वही प्राइमर है।
ठीक है, तो प्राइमर अटैच होना जरूरी है डीएनए की रेप्लिकेशन में, क्योंकि पीसीआर ने डीएनए की रेप्लिकेशन करवानी हुई है। नाउ यू हैव अटैच द प्राइमर। अब प्राइमर के बाद आपने जो है वो डीएनए पॉलीमरेज को अटैच किया और आपने काम शुरू किया। अच्छा जी, अब आइए आपके, आपने जो है वो डीएनए पॉलीमरेज अटैच कर लिया हुआ है, और अटैच करने के बाद अब आप जो है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। ओहो, एक प्रॉब्लम और आ रहा है जी। देखिए, एक पॉलीमरेज जो है वो यहां पहुंचा हुआ है और उसने अपने पिछले वाले स्ट्रैंड को क्या कर लिया, डबल कर लिया। बेटा जो पॉलीमरेज है ना, उसका एक और नखरा भी है। मैंने आपको शुरू में नई नवेली दुल्हन का इसको खिताब एवं ही नहीं दिया था, इसका एक नखरा और भी। और वो क्या है, ये कहता है जी मैंने भागना है तो सिर्फ 3 to 5 स्ट्रैंड पे भागना है। यानी बेसिकली कौन सा स्ट्रैंड बनाना है मैंने, अगर ये 3 to 5 पे भागेगा तो कौन सा स्ट्रैंड बनाएगा, बेसिकली ऑब्वियसली 5 to 3 बनाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ये कह रहा है कि मैं अगर रनिंग करूंगा तो 3 to 5 पे करूंगा और 5 to 3 बनाऊंगा। ठीक है, लिया कि ये जो स्ट्रैंड आपके सामने है ना, ये वाला ब्लू वाला, ये 3 है, और इसका जो आगे जोड़ीदार है ये वाला, ये एंड पे जाके ये जो है ये 5 है। तो ये तो यहां पर जो पॉलीमरेज अटैच है इसके लिए तो ये फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है, क्योंकि जो 3 to 5 है, 3 to 5 ये इसके ऊपर तो मूव करता रहेगा, यानी इसका जो 3 to 5 रुख है वो इस तरफ है, तो इसका मतलब है यहां तो रेप्लिकेशन का रुख जो है वो इस तरफ ही रहेगा। लेकिन हमें ये पता है कि डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल होता है, यानी अगर एक स्ट्रैंड 3 to 5 है तो दूसरा स्ट्रैंड उसी डायरेक्शन में बेसिकली क्या होगा, उसी डायरेक्शन में दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 5 to 3 होगा। अगर दूसरा स्ट्रैंड 5 to 3 है और पॉलीमरेज ने 3 to 5 मूव करना है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पॉलीमरेज को किधर अटैच करना पड़ेगा, आपको रेप्लिकेशन का जो रुख है, आपको जो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन, आपको जो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन है वो क्या करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन उल्टी करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू द अदर स्ट्रैंड। अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, ये वाली डायरेक्शन है, तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी, क्योंकि इस वाले जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड है, इसके अंदर 3 to 5 किस डायरेक्शन में बन रहा है, इस डायरेक्शन में बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 3 to 5 लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में बन रहा है तो पॉलीमरेज किधर आकर अटैच होगा, बेटा पॉलीमरेज आकर अटैच होगा इस जगह, इस जगह पॉलीमरेज अटैच होगा, और रेप्लिकेशन की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉलीमरेज इस जगह अटैच हुआ है तो इस जगह पर सबसे पहले तो आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्राइमर। सबसे पहले तो आप इस जगह प्राइमर प्रोवाइड करेंगे, क्यों, ताकि पॉलीमरेज अटैच हो जाए। दूसरे नंबर पे जब पॉलीमरेज अटैच होगा और आगे पूरे इस स्ट्रैंड की डुप्लीकेशन कर लेगा, तो एंड पे जाके जो पॉलीमरेज है वो क्या हो जाएगा, वो डिटैच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी रेप्लिकेशन कंप्लीट तो नहीं हुई ना, अभी तो रेप्लिकेशन जारी है। अब जब आप इसको मजीद खोलेंगे, अब देखिएगा मैं एक नया स्ट्रैंड बनाने लगूं, इधर देखिए, अब मैं एक नया स्ट्रैंड बनाने लगा हूं और यहां से आपको ये बात जो है वो अब कंप्लीट हो जाएगी। अब जब आप इस स्ट्रैंड को मजीद खोलेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है वो तो जा रहा होगा स्मूथ, ऊपर वाला स्ट्रैंड स्मूथ जा रहा है, क्योंकि ऊपर वाले स्ट्रैंड में जो कॉपी हुई हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट हुई हुई है। ऊपर वाले स्ट्रैंड में जो डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन है वो 3 to 5, वो अलोंग द, इसको आप कहते हैं अलोंग द रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है, फोर्क क्या होता है, ये जो आपने ट्यूनिंग फोर्क पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, अगर आपको याद हो, ये ट्यूनिंग फोर्क होता है। ठीक है, ये ट्यूनिंग फोर्क है। तो आप इसको कहते हैं, ये जो टोटल स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको आप कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। फोर्क का मतलब कांटा होता है, वो जो खाने वाला खाने में इस्तेमाल होने वाला कांटा होता है, इसको आप रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये अलोंग द रेप्लिकेशन फोर्क डुप्लीकेट हो रहा है, इसी वजह से आप इसको क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है, ये जल्दी पूरा हो जाता है। दूसरे वाले में क्या होगा, अब आप देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब ये वाला स्ट्रैंड यहां से प्राइमर लेगा और एंड तक डुप्लीकेट कर देगा तो अलहदा हो जाएगा। इसका मतलब है जब आप मजीद खोलेंगे इस स्ट्रैंड को तो अब क्या होगा, ये वाला स्ट्रैंड इतना डुप्लीकेट हो गया और उसके पीछे ये प्राइमर लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल इसको मैं गाढ़ा कर देता हूं जरा, ये प्राइमर लगा हुआ है और पॉलीमरेज जो है वो यहां से डिटैच हो चुका है। तो
अब क्या होगा, अब इस पॉलीमरेज को वापस जाना पड़ेगा इस जगह पर। क्यों? क्योंकि वंस अगेन उसने कौन सी डायरेक्शन फॉलो करनी है, उसने 3 to 5 डायरेक्शन फॉलो करनी है। तो उसको वापस जाना होगा और वापस जाकर दोबारा से उसके लिए पहले प्राइमर बनाया जाएगा और फिर ये आगे जाकर रेप्लिकेशन करेगा, फिर डिटैच हो जाएगा। तो ये जो इसके अटैचमेंट और डिटैचमेंट की वजह से छोटे छोटे यूनिट्स बनते हैं, इनको आप क्या कहते हैं बेटा, इनको आप कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अटैचमेंट और डिटैचमेंट की वजह से जो बनते हैं इनको आप ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो एक जापानीज साइंटिस्ट का नाम था ओकाजाकी, उसके नाम पर बने हुए हैं। तो इस तरह से जो है वो रेप्लिकेशन में लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड आएगा और अल्टीमेटली फिर इसको कौन सही करेगा आके बेटा, इसको फिर आके सही करेगा डीएनए पॉलीमरेज। मैं आपको जो है वो यहाँ पर डायग्राम्स दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी डायग्राम यहाँ अवेलेबल है, सिर्फ इसी एक डायग्राम को देख लेते हैं। ये देखिए, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये अलोंग द रेप्लिकेशन फोर्क जा रहा है। ये जो है, अब इस पे गौर कीजिएगा, इस जगह पे इधर गौर करें, ये एक प्राइमर बन गया। यानी अब जो है यहाँ पर अगले डीएनए पॉलीमरेज का इंतजाम हो रहा है। ठीक है, इस वाले पर गौर कीजिए, ये जो ब्लू वाला है ये डुप्लीकेटेड है, ये डुप्लीकेटेड स्ट्रैंड है, यानी जिस स्ट्रैंड को डुप्लीकेट किया जा चुका है। और इसके पीछे जो रेड है वो क्या है, वो बेटा है जिसको आप कहते हैं प्राइमर। ये हिस्सा जो है ये प्राइमर है। इनमें से हर प्राइमर को कौन रिमूव करेगा आपके, इनमें से हर प्राइमर को रिमूव करने का काम जो है वो यहाँ पर एंजाइम होता है लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज, ये दोनों आकर इसको रिमूव करवाते हैं। और रिमूव करवा के ओकाजाकी फ्रेगमेंट में जापानीज साइंटिस्ट का नाम यहाँ लिखा होगा, नहीं जापानीज साइंटिस्ट का नाम कंप्लीट यहाँ नहीं लिखा हुआ। हाँ, मैं आपको बताने लगा था कि इसको रिमूव कौन करवाता है। ठहरिएगा, हाँ, पॉलीमरेज 1 रिमूव आरएनए न्यूक्लियोटाइड। ये देखिए पॉलीमरेज 1 ये काम करता है कि वो आरएनए न्यूक्लियोटाइड जो प्राइमर है उनको रिमूव करता है। और लाइगेज क्या करता है, देखिए अब प्रॉब्लम कहां पर आता है। जब आप एक प्राइमर को रिमूव करेंगे, फॉर एग्जांपल ये प्राइमर था, आपने इसको कर दिया रिमूव, तो अब दरमियान में जगह रह गई ना, दरमियान में जगह रह गई। तो इस जगह को फिल करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एक एंजाइम लाइगेज की जरूरत पड़ेगी, जो रिमूव्ड प्राइमर की जगह को स्मूथ कर देगा, कवर कर देगा, और उसके बाद वो डीएनए डुप्लीकेट होगा। ठीक है, रेप्लिकेशन बबल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब रेप्लिकेशन बबल सारे आपस में मिल जाएंगे तो पूरा जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट हो चुका होगा। फाइन।